चला है बिहार के बजट में, मुझे उम्मीद है कि उससे काम चल जाएगा। अभी सॉरी भारत का जो बजट चल रहा था उसमें सर्वे ऑफ इंडिया में अभी मैं करवाया नहीं हूँ, आर्थिक जो सर्वेक्षण है अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें बिहार का बजट तथा सर्वे दोनों साथ में, ठीक है ना। तभी इसमें बिहार का बजट अभी हम शुरू करेंगे, पहले बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वे ऑफ बिहार। सर्वे ऑफ बिहार। इसमें चीज़ें जो है देखिए, इसमें थोड़ा डाटा बेस ज़्यादा है तो उसमें सवाल आपको याद करनी होगी चीज़ों को अच्छे से, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा। तो हमें सवाल पूछेगा कि सर्वे ऑफ बिहार कब 2023-24 के लिए है, 2023 तथा 2024। तो पहले तो बात याद हम लोग कहेंगे कि सर्वे आया कब था बिहार में, मतलब कब पेश किया गया, तो 12 फरवरी 2024, 12 फरवरी 2024। पूछे इसमें कौन वित्त मंत्री थे, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी। अगर पूछेगा कि बिहार में सबसे पहली बार सर्वे कब लाया गया, तो 2006-07 में किसके द्वारा, सुशील मोदी। 2006-07 में पहली बार लाया गया सर्वे, पहली बार किसके द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा, सुशील कुमार मोदी। और एक बार मैं बता दूं, इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है बीपीएससी का, थोड़ा एक बार जरूर इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, सुशील कुमार मोदी के बारे में, क्योंकि अभी उनका डेथ हुआ है इधर, ठीक है ना। तो उनका योगदान बिहार की राजनीति में बहुत अच्छा रहा है। तो जरूर एक बार इनको जरूर इनके बारे में पढ़िए कि इनका जन्म क्या है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कब उनका डेथ हुआ, उन्होंने किस पार्टी से पहली बार चुनाव लड़े, क्या किए, सारा चीज़ के बारे में। वित्त मुख्यमंत्री कितने, उप मुख्यमंत्री कितने बार बने, कि जब जब अलायंस रही है बीजेपी और जेडीयू का, तो उप मुख्यमंत्री यहीं रहे हैं सुशील कुमार मोदी, क्योंकि बिहार में बीजेपी का इससे बड़ा चेहरा कोई नहीं था। अब जो सम्राट चौधरी है ये आरजेडी में थे पहले, अभी आ गए हैं इसमें, समझा रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि इकोनॉमिक सर्वे में हम देखेंगे कि कब पेश किया गया था, तो 12 अप्रैल, और इसके एक दिन बाद 13 अप्रैल को बजट पेश किया गया था, और एक दिन पहले सर्वे पेश किया गया था। उस टाइम वित्त मंत्री किसके द्वारा किया गया था, तो सम्राट चौधरी के द्वारा, और पहली बार 2006-07 में सुशील कुमार मोदी के द्वारा। इतना चीज़ हम लोग को याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि देखिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा चीज़ों को समझेंगे। जीएसडीपी, इसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और मतलब ये समझिए एक प्रकार से राज्य के जीडीपी है, ठीक है ना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी ये राज्य के जीडीपी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो सबको पता है कि जो जीडीपी निकाला जाता है वो दो तरीकों पर निकाला जाता है। एक निकाला जाता है एट मार्केट प्राइस, और दूसरा एट बेस प्राइस या बेस ईयर, जो भी समझिए। तो डाटा इसमें किस में ज़्यादा बड़ा होगा, हमेशा मार्केट प्राइस का ज़्यादा होगा। तो एट मार्केट प्राइस पे जो है टोटल वो हुआ है, इसमें वृद्धि जो हुई है पिछले साल से 15%, 15.5% की इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, ठीक है ना। 15.5% की वृद्धि इसमें हुई है। अगर स्थिर मूल्यों पर हम लोग बात करेंगे, स्थिर मूल्यों पर, तो लगभग 10.5%, 10.64% यहाँ पे इसमें वृद्धि हुई है, यानी मार्केट प्राइस पर वृद्धि ज़्यादा हुई है और स्थिर मूल्यों पर प्राइसेस कितनी हुई है, कम वृद्धि हुई है। अगर हम बात करेंगे तो 7,05,000 यानी 7,5,13
94 है क्या ये? 7,51,394, ठीक है ना, 7,51,396। ये जो वृद्धि हुई है तो अमाउंट में बता रहा है, ठीक है ना, 7 लाख। और यहाँ पे जो वृद्धि होगी स्थिर कीमतों में तो 4,42,000 के आसपास में, 4,42,000, ठीक है ना। ये कितना है, लाख करोड़ के बारे में बात कर रही है, समझ में आ रहा है ना, इतना तो समझना है हम लोगों को। तो 4,42,473, 473 करोड़। यानी कहने का मतलब है कि जितना देश का राज्य का जीडीपी है उसमें बताया गया है कि वृद्धि दिखाई जा रही है, किसमें कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है ना, किसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है मार्केट प्राइस पे, और उसके बाद हुई है बेस प्राइस पे। ऐसे भी ये तो आम भाषा, आम भी आप समझते हैं चीज़ों को कि हमेशा जो वृद्धि होती है तो मार्केट प्राइस पे ज़्यादा वृद्धि होगी। मार्केट प्राइस ज़्यादा वृद्धि होने के पीछे कारण क्या है कि उसमें महंगाई ऐड होती है। करेंट मूल्यों पे निकालेंगे भाई, अभी वर्तमान में चीज़ों की मूल्य कितनी है, ठीक है ना, तो इस आधार पर इसका ज़्यादा होगा। तो ये देखेंगे हम लोग 7,51,396, ठीक है ना, 7,51,396। उल्टा लिखा गया है क्या, लेकिन थोड़ा एक बार अच्छे से, हाँ कामा में गड़बड़ है। 7,51,300 ऐसे, अब ठीक है ना, 7,51,396, कामा में नहीं कॉमा में गड़बड़ है। क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक है ना, ध्यान कहाँ है जी। अच्छा अभी देखिए इकोनॉमी सर्वे में भारत का जो बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो अलग, लेकिन मैंने कभी 2 दिन पहले बताया था कि बिहार का प्रति व्यक्ति अभी चेंज हो गया, अभी डाटा आया था। लेकिन अगर सर्वे के अनुसार सवाल पूछेगा तो वहीं हम ये वाला बताएंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि भाई वर्तमान में अभी देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है एग्जाम में अगर सवाल पूछे तो। अगर सवाल पूछे कि बिहार का अभी वर्तमान में पर कैपिटा इनकम कितना है बिहार का, तो अभी जो डाटा चेंज हुआ है 3 दिन 4 दिन पहले, जो मैंने आप लोग को बताया 66,000 कुछ मैंने बताया था, तो वो यहाँ पे अब हम लोग बताएंगे। तो आंसर क्या क्या लगाएंगे, ए वाला या सर्वे वाला? ये वाला जो डाटा दिया नहीं, अभी डाटा जो दिया है मैं देखा नहीं किसके द्वारा, लेकिन इसमें दिया कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई ऑप्शन में क्या दिख रहा है। अगर लेटेस्ट वाला है तो हम लोग उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अगर लेटेस्ट वाला नहीं है तो अभी जो बताया जा रहा है वो होगा। तो प्रति व्यक्ति आय लिखेंगे। अब प्रति व्यक्ति आय भी 2 आधार पर हम निकालेंगे, यानी देश का जो बिहार का पर कैपिटा इनकम, बिहार का पर कैपिटा इनकम पीसीआई, तो ये भी 2 आधार पर निकालेगा। एक निकलेगा मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, और दूसरा होगा फिक्स्ड प्राइस पे। फिक्स्ड प्राइस पे तो मार्केट प्राइस पे जो इसको हम बोलते हैं मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य, इसमें है लगभग 59,000 है, ठीक है ना। इसमें मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तो ये है 59,637, 59,637 है, ये मार्केट प्राइस पे है, ठीक है ना। और फिक्स प्राइस पे हम लोग निकालेंगे जिसको हम लोग रियल बोल सकते हैं 35,119, जिसको हम लोग रियल भी बोल सकते हैं, रियल प्राइस, इसका कितना है 35,119, ठीक है ना। अब समझेंगे यहाँ पे 59,637, इसमें वृद्धि पहले से कितनी हुई है, तो लगभग 14%, 13.9% यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे रियल प्राइस पे हम लोग बात करें तो रियल प्राइस पे कितना हुआ है, तो लगभग 9%, 9.07%। अगर यहीं पे बात किया जाए, अगर यहीं पे बात किया जाए कि पर कैपिटा इनकम में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम बिहार में किस जिला का है, तो सबसे ज़्यादा है पटना का, पटना का है
उसके बाद यहाँ पर बेगूसराय है, बेगूसराय है, और उसके बाद यहाँ पे मुंगेर है। कोई दिक्कत? तो सबसे टॉप पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो है पटना का, लगभग 1,14,541, 1,14,541 इसका है, 1,14,541 प्रति व्यक्ति। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय का मैं समझ रहा ना, एक साल का इनकम एक आदमी का, ठीक है ना। और अगर सबसे कम के बारे में बात किया जाए, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिला का है, तो है सीहोर का, ठीक है ना। सीतामढ़ी के जस्ट बगल में है सीहोर, तो सीहोर का सबसे कम है, ठीक है ना। तो सीहोर का सबसे कम कितना, 18,000 के आसपास में है, ठीक है, 18,900 कुछ है, तो 18,000 में लिख सकते हैं, मोटा मोटी 18,000 एक सबसे कम सीहोर का है। कोई दिक्कत? यहाँ पे थोड़ा और हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो सर्वे ऑफ HR है उसमें बोल रहा है कि क्षेत्र में योगदान, यानी कौन सा सेक्टर बिहार के GDP में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा सेक्टर दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्षेत्र का योगदान, तो सबसे कम, देखिए आप समझेंगे, प्राइमरी सेक्टर, तीन ही सेक्टर होता है ना, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है टर्सरी सेक्टर, तो इसका योगदान बिहार के GDP में लगभग 20% है, इसका भी लगभग 20% है, और इसका 60% है, ठीक है ना। यानी बिहार के GDP में सबसे ज़्यादा योगदान ये तीन दे रहा है, ठीक है ना। बढ़ोतरी कितना हुआ है, तो लगभग इसमें 6.7% की वृद्धि दिखा रहा है, इसमें 6.8% का वृद्धि दिखा रहा है, और इसमें लगभग 13% की वृद्धि दिखा रहा है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, हो गया ये, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हाँ 6.8, ऊपर 6.7। अब यहाँ पे देखिए कुल व्यय के बारे में अगर बात किया जाए, बिहार का टोटल व्यय कितना है, तो ऐसा व्यय में सबसे व्यय क्या आएगा, अगर ऐसा सिंपल पूछूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएगा, है ना। टोटल अगर एक्सपेंडिचर में बात किया जाए, टोटल एक्सपेंडिचर कितने पर, दो प्रकार का होता है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कितना, 1.84 लाख, ठीक है ना, 1.84 लाख, और इसका है 0.48 लाख। यानी टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में अगर बात किया जाए, टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है, लगभग 80%, ठीक है ना, लगभग 80%, 79.3% इसका है, और इसका है मोटा मोटी 20% के आसपास में, ठीक है ना, तो 20.7% इसका है। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ कितना, अगर यहाँ पे पूछ दे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो 2.32 लाख करोड़ एक टोटल एक्सपेंडिचर है, और इस टोटल एक्सपेंडिचर में
बात कर रहे हैं कि कहाँ पे रेवेन्यू में कितना गया है और कैपिटल में कितना गया है। समझ में आ रहा है। दूसरा, सरकार यहाँ पे सोशल सर्विसेज, सरकार टोटल सोशल यानी सामाजिक सेवा पर भी सरकार खर्च कर रही है लगभग 48% अपना। कोई दिक्कत? इतना सरकार खर्च कर रही है। दूसरा देखते हैं, आगे बढ़ाएं। हो गया सबका। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर है तो टोटल रिसिप्ट के बारे में भी बात होगी। टोटल रिसिप्ट यानी सरकार को सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसे सरकार को कहाँ से मिलेंगे। तो भाई रिसिप्ट भी तो दो प्रकार के हैं ना, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट अब समझेंगे। यहाँ पे सरकार के जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट वो है 1.73 लाख करोड़, ये सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट कितना है वो भी सेम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट दोनों सेम है बिहार में, 0.48 लाख करोड़। ये सरकार के टोटल रिसिप्ट है। कोई दिक्कत? लेकिन अगर पूछेगा कि भाई इस टोटल रिसिप्ट में भी सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के पास कहाँ से आ रहे हैं टोटल रिसिप्ट में, तो यहाँ पे देखेंगे टैक्स, टैक्स से सबसे ज़्यादा सरकार के पास पैसे आते हैं, लगभग 80%। सरकार के जितने भी रिसिप्ट हैं, सरकार के जितने भी रिसिप्ट हैं, उस रिसिप्ट में सबसे ज़्यादा पैसे जो सरकार के पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं लगभग 80% पैसे कहाँ से आ रहे हैं, टैक्स से आ रहे हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सरकार का फिजिकल डेफिसिट कितनी है, बता रहा हूँ। फिजिकल, सरकार का फिजिकल डेफिसिट, राज्य को भी, बिहार में किसी भी राज्यों में इसको भी सबसे ज़्यादा सेंट्रल से पैसे इसको अंशदान के रूप में मिल रहे हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे, बजट में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे राजकोषीय घाटा सरकार को है 11,288 करोड़, ठीक है ना, 11,288 करोड़, 11,288 करोड़, ये राजकोषीय घाटा है सरकार का, ठीक है ना, राजकोषीय घाटा, ठीक है। अब देखिए दूसरा बात, बिहार सरकार एक क्या बोलते हैं उसको, एक अनुमान पर बात कर रही है कि 2070 तक बिहार सरकार 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन करनी है सरकार, ठीक है ना। तो जीरो कार्बन इमिशन इस बिहार सरकार का लक्ष्य रखा गया है, जीरो कार्बन इमिशन 2070 तक। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? समझ में आ रही चीज़ें? अब यहाँ पे इन सारे चीज़ों के बाद अब बात करें सरकार को संचित, मतलब जो उसको क्या बोलते हैं, ना नहीं, संचित क्षेत्र जिसको बोलते हैं, सिंचित क्षेत्र जिसको बोलते हैं, इरिगेटेड एरिया के बारे में बात कर रही है। कि अब बात करें यहाँ पे बिहार में जितना भी एरिया है उसमें से लगभग 37.3 लाख जो है हेक्टेयर ज़मीन वो बिहार के संचित एरिया के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसमें बात कर रहा है कि संचित बिहार में जो एरिया को संचित की जाती है वो किस किस विधि के द्वारा की जाती है। तो कहीं पे नलकूप के द्वारा की जाएगी, कहीं पे नहर के द्वारा की जाएगी, समझ में आ रहा है? उसी के बारे में यहाँ पे बात करना है, या तालाब के द्वारा की जाएगी। तो हम बात करेंगे, पहले समझेंगे टोटल कुल सिंचित क्षेत्र, इरिगेटेड एरिया, सिंचित क्षेत्र यानी टोटल इरिगेटेड एरिया, या इरिगेशन होता है, इरिगेटेड नहीं होता, इरिगेशन होता है वो, ठीक है ना। वो कितना है 37.38 लाख
लाख हेक्टेयर, इतना जो है बिहार में क्षेत्र जो है वो सिंचित क्षेत्र है, ठीक है ना, 37.3 लाख हेक्टेयर। इसमें से बात कर रहा है कि इस संचित क्षेत्र में कुछ एरिया नलकूप के द्वारा होगा। नलकूप क्या होता है? हाँ, कुछ एरिया नहर के द्वारा होगा, कुछ एरिया तालाब के द्वारा होगा, ठीक है ना। तो नलकूप के द्वारा सबसे ज़्यादा बिहार में सिंचित क्षेत्र है, लगभग 63%, लगभग 63%। ट्यूबवेल इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। नहर के द्वारा 31% है, 31% है, और ये लगभग 22% है, ठीक है ना, लगभग ये 22% है। हाँ? अच्छा, हाँ, तो इसमें कुछ हो जाएगा वर्षा। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि वर्षा, बिहार में इस बार वर्षा सबसे ज़्यादा, मतलब कितनी वर्षा हुई है, तो इसमें जो वर्षा हुई है 849, 849 mm का मतलब, हाँ, मिलीमीटर में हो रही है। एक बार रुक जाइए, थोड़ा मुझे भी चेक कर लीजिए कितना हो रहा है, ठीक है। तालाब के द्वारा जो हुई है ना वो 2.2 हुई है, अब हो जाएगा ना, 2.2% तालाब के द्वारा हुई है। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा, अच्छा अब खाद्यान्न के बारे में भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। खाद्यान्न समझ रहे हैं क्या होता है? हाँ, खाने वाला अन्न, खाद्यान्न वही होता है ना। हाँ, कोई नहीं, खाद्यान्न नहीं है वो, एक खाद्यान्न है, खाद्यान्न वही होता है ना, जो भी होता है यही अच्छा है। 100 लिखेंगे, 197, 197.37 लाख टन खाद्यान्न की प्रोडक्शन हुई है बिहार में, ठीक है ना। 197.33 लाख टन। अच्छा, ये खाद्यान्न में बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे इसमें क्या आएगा, चावल आएगा, ठीक है ना, गेहूँ आएगा, हाँ, मक्का आएगा, इन तमाम चीज़ें यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर रखा गया है, यानी सब कुछ मिलाकर इतना खाद्यान्न, लाख टन खाद्यान्न की उत्पादन हुई है बिहार में, ठीक है ना। और इसमें हम लोग बात करेंगे चावल में सबसे टॉप पे कौन है, गेहूं पे कौन है, सारा चीज़, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इसके बाद। अच्छा, अगर बात करें कि वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई बिहार में इस बार, तो किशनगंज में हमेशा होती है, हाँ, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, किशनगंज में बारिश सबसे ज़्यादा होने के पीछे कारण क्या है? हाँ, यहाँ पे लिखेंगे अब चावल, तो चावल में सबसे टॉप पे कौन है? रोहतास, मैंने बताया था, रोहतास। सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है ना, ये रोहतास सबसे टॉप पे है। उसके बाद औरंगाबाद, दूसरे पर चावल के बाद, रोहतास के बाद औरंगाबाद है, औरंगाबाद के बाद कैमूर है, रोहतास कैमूर साथ ही में है। दूसरे बाद यहाँ पर देखेंगे गेहूं में भी कौन है? गेहूं में भी रोहतास होगा, गेहूं में भी रोहतास है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे बाद कैमूर है, गेहूं में रोहतास, उसके बाद कैमूर, और एक और है यहाँ पे, क्या नाम उसका, भोजपुर का मतलब, हाँ, आरा, पवन सिंह, हाँ, उससे हम लोग याद करना है। और दाल में सबसे टॉप पे पता है कौन है? पटना है, हाँ, दाल में सबसे टॉप पे पटना है, समझना। और उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद नालंदा,
नालंदा। ये टॉप 3 जो प्रोडक्शन वाले जिला है, इसको हम लोग लिख लेंगे अच्छे से। यहीं पे लिख देते हैं केला भी। केला सबसे टॉप पे, मधुबनी। मधुबनी केला में से टॉप पे मधुबनी है। उस मधुबनी के बाद वैशाली, वैशाली, उसके बाद यहाँ पे मुजफ्फरपुर। और लीची में से टॉप पे मुजफ्फरपुर है, उसमें तो सोचना नहीं। हाँ शुगर में पूछ सकता है। कहाँ पे होगा अनुमान सर? नहीं बिहार में भी होगा ना, चंपारण, पश्चिमी चंपारण। शुगर केन में हमेशा हम लोग टॉप पे हैं। इसी तरह से नहीं, चंपारण में 3-3, 4-4 शुगर मिल्स है, और जिला में एक भी नहीं है, देखने को नहीं मिलता है। मजाक नहीं, हम लोग जिला में 1 2 3 4 तो मेरे ही जिला में है, चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। एक तो बंद है, वो हो जाए तो 5 हो जाएगा। अभी तो 4 तो लौरिया चल रहा है, रामनगर चल रहा है, नरकटियागंज चल रहा है, बगहान चल रहा है। ये तो 4 चल रहा है। मझौलिया, हाँ देखिए मझौलिया 5, चनपटिया बंद है 6। मुझे तो चल जाएगा, वो पूर्वी चंपारण में चला जाएगा। वो तो जोड़ लिया तब तो 11-12 हो जाएगा तब तो। हाँ मझौलिया, सुगौली उसमें आता है, लेकिन पूर्वी चंपारण में उसको केवल मेरे जिला में चंपारण में 5 है जो चल रहा है अभी कंटिन्यू, 1-2 बंद है। ठीक है ना, तो इसे हल्का नहीं लेना है। हैं? गन्ना के लिए पूछ भी सकता है, पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है। हाँ कुछ भी पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है। इसमें लिखेंगे, अब समझिए थोड़ा, जो गेहूं है या चावल है, तो लिखेंगे गेहूं में, गेहूं का टोटल उत्पादन कितना हुआ है गेहूं का। तो गेहूं का लिखेंगे लगभग 66 लाख टन गेहूं का उत्पादन टोटल हुआ है। 66 यानी 66 लाख टन, लाख टन ये हुआ है। ठीक है ना। चावल का कितना हुआ है उत्पादन, चावल या चावल नहीं, मतलब धान इसको बोलते हैं, धान का उत्पादन कितना हुआ है 78.72 लाख टन, लाख टन ये यहाँ पे चावल का हुआ है, जिसको हम लोग धान बोलते हैं, गेहूँ। अच्छा दूध उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा, तो दूध उत्पादन बिहार में भी हम लोग कम नहीं है, 125.0 लाख टन है, लिख लेंगे दूध। हाँ एकदम आना भी चाहिए। दूध उत्पादन सदर लोग यहीं पे तो हैं, अभी तो कहाँ जाएंगे। 125.03 लाख टन। हाँ हाँ अच्छा सर, ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप हेक्टर वाइज कितना उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन मतलब टोटल उत्पादन कितना हो रहा है, ये होता है। हाँ अलग है, अब तो बहुत डीपली जाना होगा। हाँ अब देखिए अंडा पे बिहार में लिख लेंगे सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन 327.43 करोड़ है ना। और गन्ना भी लिख लेंगे, गन्ना गन्ना नहीं है, गन्ना है। गन्ना उत्पादन है 214, ठीक है 214.76 लाख टन, 76 लाख टन। अंडा नहीं पूछेगा, यहीं से पूछेगा, नॉन वेज क्यों पूछेगा। हाँ तो पूछ ले तो हम लोग छोड़ देंगे। आएगा मशरूम मखाना तो सब पता है कि यहाँ पे जीआई टैग मिला है, कहाँ पे, मिथिला में। अच्छा मखाना ही बात है, मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, किस जिला में होता है बिहार में। तो अभी इसको तो क्या मिल गया है मखाना, इसको
वहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई वहाँ पे जो चीज़ें उत्पादन हो रही है राज्य में, सब जिला में सबसे ज़्यादा वहाँ पे हो रही है, पूर्णिया में मखाना का उत्पादन। यहाँ के जो उसकी क्वालिटीज़ है ना वो बहुत अच्छे हैं। मखाना सॉरी मधुबनी और बगल में कौन है, दरभंगा वाला एक पान का भी मिला है जीआई टैग। कहाँ, वो वहीं पे बारे में बात हो रहा है। कहाँ पे मगही पान है, वहीं पे है ना, अलग है, नवादा में मगही पान अलग है। जीआई टैग बिहार में भी जितना मिला है सारा पर ध्यान दें। लीची, पान, चावल, कतरनी चावल, मिर्चा चावल, हाँ कतरनी नहीं, मुझे कतरनी याद आ, मिर्चा चावल उसको मिला है ना। कहाँ पे है मिर्चा चावल? हाँ मेरे यहाँ, हाँ लंबा लंबा, मटन के साथ खाने में बहुत सुकून देता है। हम लोग यहाँ जाइएगा, मतलब जिसके यहाँ घर में मटन चिकन बनता है तो हम लोग आज मीट चावल चलेगा, इतने मतलब भाई लाओ, और 1 किलो और खा जाता है सब, खा पी के कहीं गिर जाएगा सब। हैं क्या आना चाहिए था? तो यहाँ पे बनेगा चावल, यहाँ पे बना था। अच्छा, चावल सबसे बढ़िया है कि घर से लाने से बढ़िया यहीं खरीद के खा लो। एक जगह मैं खाना खाने गया था, मतलब एक जगह नहीं, लड़का बना रहा था खाना, 2-3 के लिए। मैं आया था दिल्ली से पटना, 2-4 दिन में रहा था तो वैसे के रूम पे, तो दाल चावल मतलब बनाया 1-2 दिन सुबह में। फिर मैंने मना कर दिया कि दाल चावल नहीं बनाना है, चावल सब्जी बना दो केवल। दाल क्या होता है कि दाल यहाँ पे रखता है, दाल घुस जाता था पानी उसका चावल में उधर, अब दाल खड़ा खड़ा रह गया इधर, और अब दाल में खोज रहा हूँ कहाँ गया, तो चावल में घुस गया है। अच्छा, सब्जी बना देता था, मतलब मैं एक दिन खाया, अगले दिन हम सोचे कि भाई मुझे लगा 2 दिन में मैं चला जाना है, तो मैं सोचा कि क्या बोलूँ 2 दिन रहना ही, लेकिन मुझे 2 दिन और रहना पड़ गया। फिर मैं रात में बोल दिया उसको, सुनो राहुल नाम था उसका, कि राहुल यार, कि भाई सुनो इधर, क्या करो तुम दाल नहीं बनाओ, दाल मैं नहीं खाता हूँ यार, मुझे डॉक्टर मना किया है दाल खाने से, सब्जी चावल बनाया करो। और मैं कैसे बोलूँ कि तुम इतना अच्छा बना रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं भगा नहीं पाए वो लोग, ना नहीं, गांव का लड़का था, मतलब भतीजा है मेरा, तो इधर नहीं करेंगे, वहीं पर लटका के मारता उनको, मैं धुआं निकाल देता उनको। तो मतलब बेचारा अगले दिन से चावल सब्जी बनाया, तो फिर मैं बोला चलो दुनिया हम लोग बाहर खाएंगे, हम लोग बाहर खाएंगे एक आध टाइम। फिर मैंने उसको समझाया बैठा कर कि देखो, मान लो कि मैं तो नहीं रह रहा हूँ, मैं तो नहीं यहाँ पे, तुमको रहना है, कम से कम खाना बढ़िया से खाओ। अब पढ़ता बहुत है वो, बहुत पढ़ता है वो, मतलब उसको खाना पीना उतना चिंता नहीं है, वो पढ़ते रहता है। मतलब उठेगा क्या है, एक टाइम बना लेता है सुबह में ही, चावल सब्जी जो भी है, चावल एक सब्जी थोड़ा ज़्यादा बना लिया, और उसी को रात में अपना भूज भाज के किसी तरह खा पी के उधर निश्चिंत हो गया वो। तो मैंने बोला उसको कि सुनो, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है, लेकिन खाना भी जरूरी, मर उड़ जाओगे कौन पूछेगा, खाओ बढ़िया से खाना। बोला कि अंकल जी सोचता हूँ कि खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए जो है खा लेता हूँ मैं। हम अभी ना टाइफाइड खिला कर आ रहे हो ना, 1 महीने बाद फिर जाओगे जॉन्डिस हो जाएगी, तो थोड़ा बढ़िया खा लो, मन है तो। और बिहार में पटना एक ऐसा, जिस तरह पूरे बिहार में बेरोजगारी हर प्रकार की पाई जाती है, उसी तरह पटना एक ऐसा जिला है, शहर है, जिसमें हर प्रकार की बीमारी पाई जाएगी। जॉन्डिस से लेकर टाइफाइड से लेकर हर चीज़ का मिलेगा यहाँ पर, विरासत में मिलता है। तो जब विरासत में मिल रहा है तो क्यों उसको बर्बाद करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई टोटल ऊर्जा की खपत कितना हुई है बिहार में, ऊर्जा की कुल खपत लिखेंगे। ऊर्जा की कुल खपत 378.90 लाख नहीं, यहाँ पे करोड़ होगा। ऊर्जा की कुल खपत
ऊर्जा की कुल खपत, यानी कंजम्पशन कितना हुआ है और टोटल कितना हुआ है 378, ठीक है 378.094 करोड़ यूनिट, ठीक है ना। तो करोड़ यूनिट यहाँ पर हुआ है। अच्छा, यहाँ बात करेंगे कि चावल गेहूं और मक्का उत्पादन और उत्पादकता में बिहार राज्य, मतलब यहाँ पे समझिए भाई क्या बोल रहा है। बिहार राज्य को कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है ना। पुरस्कार दिए गए, 5 पुरस्कार बिहार को मिला है। किसके लिए? गेहूं यानी धान, वही गेहूं, चावल और मक्का उत्पादन के लिए, ठीक है ना। उसका नाम क्या है? 5 कृषि कर्मण पुरस्कार, ठीक है ना। तो किसके लिए दिया गया है? चावल, गेहूं और मक्का उत्पादन के लिए बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दी गई है, ठीक है ना। अभी नहीं पता, एक बार चेक कर लेंगे। अरे ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, अभी याद नहीं आ रहा है, अभी लिखेंगे। उसके बाद 2022-23 में चीनी उत्पादन, बिहार में चीनी का जो उत्पादन हुआ है वो अभी बढ़ा है, उसमें 62.74 लाख क्विंटल, ठीक है ना। बढ़कर अभी कितना हो गया है? 62.7 लाख टन, हाँ शुगर का, हाँ। और इथेनॉल भी बढ़ा हुआ है, इथेनॉल बढ़ गया है 1,11,624। हाँ सारा मैं वहीं बता रहा हूँ, अभी अलग क्यों बता रहा हूँ जब वहीं सर्वे पर बताया जा रहा है। तो इथेनॉल जो बढ़ा है 1,11,624। तो यहाँ पे सिंपल समझेंगे, यहाँ पे इथेनॉल जो बढ़ा है, इथेनॉल कितना हो गया है? बढ़ा है 1 लाख, कितना बोला हूँ मैं? 1,11,624 लाख। इथेनॉल है तो किलो में होगा ना, लाख किलो लीटर। और चीनी यानी शुगर उत्पादन, चीनी उत्पादन कितना हो गया बढ़कर? 62.7 लाख टन। इतना चीज़ हम लोग को इथेनॉल में बढ़ा है, चीनी उत्पादन, ठीक है ना। इतना चीज़ देखिए सब फैक्चुअल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं रहना, याद करना होगा, ठीक है ना। देख लेंगे आप अपना अच्छे से। अब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, एक बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सड़क घनत्व के मामले में बिहार कितने नंबर पर है? तो सड़क घनत्व में बिहार 3रे नंबर पे है, ठीक है ना। नहीं शुगर, चीनी, गन्ना का तो मैंने लिखवाया है पीछे, मैंने गन्ना का लिखवाया, यहाँ पे मैं शुगर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सड़क घनत्व में बिहार का जो स्थान है पूरे भारत में, बिहार का रैंक कितना है? 3rd है। बिहार का रैंक 3rd है सड़क घनत्व में, ठीक है ना। आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। एक देख रहा है कि टोटल बिहार में, टोटल जिला में यानी 38 जिला मिलाकर वो 167 लाख, 1 लाख जॉब कार्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं, उपलब्ध करवाए गए हैं। समझ में आ रहा है ना। यानी टोटल बिहार के टोटल जिले में, यानी बिहार में कुल 167 यानी 1,167 लाख बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 1,67 लाख नहीं, ज़्यादा हो जाएगा।
उतना ही होगा ना। तो इतना लाख जॉब कार्ड प्रोवाइड करवाए गए, उपलब्ध करवाए गए हैं, उपलब्ध कराए गए हैं, कराए गए हैं, ठीक है ना। तो जॉब कार्ड 167 लाख जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे केला के उत्पादन में पता है, लीची पता है आपको, मेज मक्का, अच्छा देख रहा हूँ अगर होगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र कौन सा है, रोहतास है। तभी तो चावल और गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे रोहतास है, फिर औरंगाबाद, फिर पश्चिमी चंपारण। तो हम लोग यहीं पे लिख लेंगे, समझिए पहले हम लोग यहीं पे लिख लेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे सिंचित वाला यहाँ पर हम लोग बात किए हैं, यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर सबसे सर्वाधिक सिंचित अगर जिला बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा रोहतास है, उसके बाद औरंगाबाद है, औरंगाबाद है, उसके बाद पश्चिम चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो बिहार में कुल जो जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए 167 करवाए गए हैं, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। और सबसे जो स्रोत है वो तो आपको पता है। अच्छा एक और बात सबसे जो जरूरी है, पहले क्या होता था कि बिहार में बच्चे जो एडमिशन लेते थे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, वहाँ पे छोड़कर भागने का रेशियो सबसे ज़्यादा था, और ड्रॉप आउट जिसको उन्हें बोलते हैं, अभी एकदम जीरो हो गया है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे, बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए, कि राज्य में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने की दर गिरकर शून्य हो गई है। यानी प्राइमरी स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर शून्य हो गई है, शून्य हो गई है। अच्छा सही है गलत है? नहीं देखिए, मुझे लग रहा है कि प्राइमरी स्कूल बच्चे नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए कि अंडा चावल भी मिल रहा है वहाँ पे, खिचड़ा उचड़ी भी मिल रहा है, तो बच्चे जाते होंगे। अब मानिए लड़का पहली बार पहुँच गया, अटेंडेंस बन गया, उसके बाद चला गया होगा, टीचर भी अपना उधर मुंह घुमा के सो गया है। अभी अरे अभी न हुआ है, अभी जो नहीं, इस बार जो भी चीज़ें हैं, भले मतलब के पाठक जी के बारे में लोग भले कुछ भी कुछ बोलें, लेकिन बंदा काम बहुत अच्छा किया है। इसी के लिए बेचारा गलिया भी रहा है लोग उसको, ठीक है ना। तो लोग गलिया भी रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, यहाँ पे समझेंगे, गलियाने दीजिए। हाँ ये तो बात है, वाह। अगर हम लोग बात करें प्रति व्यक्ति किसके बारे में, ऊर्जा खपत के बारे में बात करें कि एक व्यक्ति कितना ऊर्जा की खपत कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पृथ्वी व्यक्ति जो है वो है 6880 मेगावाट, ठीक है ना, 6880 मेगावाट प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत एक व्यक्ति इतना कर रहा है बिहार में, ठीक है ना। और नहीं 21-22 में, सुनिए 21-22 में जो था ना, वो था 329 किलोवाट, समझ में आ रहा है। यहाँ पे बात कर रहा है कि राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत, तो 21-22 में था 329 था, लेकिन अभी जो वर्तमान में 22-23 में है, तो बिहार में कुल विद्युत की खपत, अगर कुल विद्युत की खपत बात कर रहा है, कुल विद्युत की, विद्युत है यहाँ पे, ये ऊर्जा नहीं विद्युत है, समझिएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। और सर इतना तो हम लोग मिलता भी नहीं है। हाँ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ थोड़ा हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुल विद्युत खपत। विद्युत का मतलब होता है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना।
तो कुल जो विद्युत खपत है बिहार में वो है 6880 6880 मेगावाट, ठीक है ना। और यहाँ पे बात कर रहा है कि एक व्यक्ति ऊर्जा की कुल खपत कितनी है एक व्यक्ति की, ठीक है ना। एक व्यक्ति की ऊर्जा की खपत, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत, ऊर्जा की खपत वो है 329 किलोवाट, यही ना होगा, किलोवाट ही तो होगा, KWH किलोवाट, एच का मतलब किलोवाट पर आवर, ना किलोवाट ही होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का रहा मोटा मोटी पूरे सर्वे को इतना दिया है, चावल गेहूं जो भी चीज़ें दिया गया इतना ही है हम लोग का इकोनॉमी सर्वे में। अब मुख्य रूप से हम लोग को इसमें ध्यान क्या देना, इतना डाटा है, हम लोग को डाटा है कि भाई याद क्या करना है कि भाई भारत का टोटल रिसिप्ट कितना हुआ है, GSDP का कितना है, ठीक है ना, कितना रिसिप्ट हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, सरकार किस किस मुद्दों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और इसके बाद हम देखेंगे बिहार के बजट, ठीक है ना, बिहार के बजट के बारे में इसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए अभी हम शुरू करेंगे बिहार के बजट। नहीं 5 नहीं बजेगा, जल्द नहीं छोड़ूंगा, टेंशन नहीं लेना है। क्या तब बजट हो गया 2024-25 बिहार का। अब यहाँ पे देखिए बिहार जो बजट है 2024-25, इसमें हम लोग दो चीज़ें पहले हम लोग पढ़ेंगे। इससे पिछले बार कितना बजट था, यानी 2023-24 का अभी कितना का बढ़ोतरी हुआ है उसके बारे में लिखेंगे। तो टोटल जो बजट है इस बार बिहार का टोटल बजट, यानी 2024-25 का जो टोटल बजट है वो है 2.78 लाख करोड़, 2.78 लाख करोड़, 2.78 लाख करोड़, ठीक है। इसलिए पिछले बार जो बजट था 2023-24 का, 2023-2024 का जो बजट था वो था 2.61 लाख करोड़, ठीक है ना, 61 लाख करोड़ था। और पिछले बजट के तुलना में अंतर कितना का आया है,
जो अंतर आया इस बार वो आया है 16,840 करोड़, इतना का अंतर आया है, ठीक है ना। 16,840 करोड़ का मिलाएंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि टोटल जो बजट है 2.78 लाख करोड़ का, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि इसमें पैसा कहाँ कहाँ से आया है। तो सबसे जो पैसा आया है यहाँ पे ये रेवेन्यू रिसिप्ट में ही आया है। रेवेन्यू रिसिप्ट में 2.78 लाख करोड़ रुपया यहीं से आया है, और कैपिटल रिसिप्ट में मात्र 52,000 करोड़ आया है। कोई दिक्कत? मात्र 52,000 करोड़। तो इसमें से अगर यहीं पे मैं बात कर दूं कि टोटल में से तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट ये समझ जाएंगे ना, आर रेवेन्यू जो रिसिप्ट है वो है 2.78 लाख करोड़, ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आया है। और यहाँ पे जो कैपिटल रिसिप्ट है वो है 52,000 करोड़। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? हाँ अरे देखिए ये थोड़ा ओवर, इसको हम लोग ओवर लिख दिए हैं, इसको थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए जो ज़्यादा है ना वो इसमें आया है, बस यही बात है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? 2,78,000 कुछ है, समझ रहे हैं ना। तो 2,78,000 कुछ है ना, तो उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को यहीं से मिला है, रेवेन्यू रिसीट में ही। दूसरा बिहार में और कहाँ से पैसा मिलेगा? बिहार के बजट पैसा कहाँ से मिलेगा? बिहार को यहीं से पैसा मिलेगा। और कैपिटल रिसिप्ट इसका है सरकार का 52,000 करोड़। अब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे बात बोला कि सरकार को जो पैसे मिले हैं ये कहाँ कहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा सरकार को मिला है। तो सबसे ज़्यादा सरकार को जो पैसा मिला है वो लगभग मिला है राज्य सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत। कोई दिक्कत है यहाँ समझने में? लेकिन उससे भी ज़्यादा पैसा मिला है केंद्रीय करों में राज्यों का अंश। ना ठीक है, एकदम ठीक। कितना एक्सपेंडिचर होता है? हाँ, जो यहाँ पे डाटा जो है ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 2.7 ये राउंड फिगर में लिखा गया है, इसके अलावा भी है ज़्यादा। इसमें बोला जा रहा है कि भाई कैपिटल रिसिप्ट इतना आया है सरकार का, यानी टोटल बजट है ना, इतना को पैसा है। हाँ अच्छा, तो एक बार चेक। देखिए इतना हो गया सारा चीज़। इसके बाद हम बात करेंगे
एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर का अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेंडिचर भी दो तरीके होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है टोटल वो है 2.25 लाख करोड़। 2.25 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 53,000 करोड़। 53,000 करोड़ ये सरकार का एक्सपेंडिचर है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है, यहाँ पर तो ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सरकार अपने पैसे को जो खर्च कर रही है उनका सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के कहाँ खर्च होता है, वो होता है सामाजिक सेवाएं में। सरकार का जो पैसा खर्च जो होता है सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे होता है, वो होता है सोशल सर्विसेज में सरकार का पैसा सबसे ज़्यादा खर्च होता है। कितना? लगभग 40%। लगभग 40% सरकार का पैसा सोशल सर्विसेज में जाता है। उसके बाद सरकार का सामान्य सेवाएं में, जनरल सर्विसेज में भी जाता है सरकार का पैसा। जनरल सामान्य सेवाएं में भी सरकार का पैसा लगभग 30% मान लेते हैं, और इसे 29.95% है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद सरकार का जो पैसे जाते हैं उसके बाद वो जाता है सबसे ज़्यादा आर्थिक सेवाएं में, इकोनॉमिक सर्विसेज में, ठीक है ना। आर्थिक सेवाएं, इकोनॉमिक सर्विसेज वो लगभग 22% के आसपास में पैसे जाते हैं, ठीक है ना। 22.68% इतना पैसा जाता है सरकार का। यानी सरकार का जो है ना, केवल ये जो पैसे जा रहे हैं देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद रीढ़ और पेंशन भोगी, सहायता अनुदान, ये सब साइड में कम जाता है, लेकिन सबसे पैसा इसी 3 जगह सरकार का पैसा खर्च होता है। किसी को डाउट है? और यहाँ पे थोड़ा लिख लेंगे पहले इससे पिछले वाला कि सरकार के पास पैसे का स्रोत क्या है। पैसा सरकार के पास आता कहाँ है, सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से आते हैं सरकार के पास? तो सरकार के पास जो सबसे ज़्यादा पैसे आते कहाँ से हैं, यानी मनी कम्स फ्रॉम, पैसे कहाँ से आते हैं सरकार के पास? तो उसमें सबसे सरकार के पास जो पैसे आते हैं वो आते हैं राज्य सरकारों के जो अंशदान दे रही है सरकारें, उसमें। समझ में आ रहा है ना? कहाँ से आते हैं? नहीं, टैक्स से भी ज़्यादा पैसे आते हैं राज्य सरकार के कर राजस्व में। उसके बाद केंद्रीय जो करों का जो उसमें हिस्सेदारी है ना, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, वो लगभग यहाँ से पैसे सरकार के 40% के आसपास में यहीं से आते हैं, ठीक है ना। 40%, कहीं देता है 40.52, तो उसको एग्जैक्ट अगर देखना है तो 40.52%, ठीक है ना। उसके बाद पैसे कहाँ से आते हैं सरकार के पास? केंद्रीय जो उसके बाद पैसे आते हैं राज्य सरकार के कर राजस्व में। राज्य सरकार के कर राजस्व यानी टैक्स से जो पैसे आते हैं सरकार के पास, टैक्स से, वो लगभग 19% आते हैं, ठीक है ना। 19.47%। इस समझ में आ रहा है दोनों में क्या अंतर है ना, कर राजस्व में। उसके बाद यहाँ पर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। अगर सरकार को जो सहायता अनुदान मिलती है, सहायता अनुदान, वहाँ से पैसे लगभग सरकार के पास 18% के आसपास में आते हैं, ठीक है ना। तो पूछेगा तो 18.70% यहाँ से सरकार को पैसे मिलते हैं। ये टॉप 3 है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। लोक ऋण यानी जो पब्लिक लोन जो है, पब्लिक लोन, वहाँ पर भी पैसे सरकार को ज़्यादा मिलते हैं। पब्लिक लोन वो भी है 18.53%। तो यहाँ पे इतना पैसे सरकार को पैसे आते हैं। और सरकार का पैसे जाते कहाँ कहाँ हैं, यहाँ पे अभी बताया गया है कि भाई सरकार पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं।
अगर यहाँ पे बात किया जाए कि सरकार अपने पैसे को सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे करती है, सबसे ज़्यादा खर्च नहीं, सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग पे सरकार कर रही है, तो एजुकेशन पे। एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है, लगभग 19% अपना पैसा, टोटल बजट का लगभग 19% पैसा सरकार शिक्षा के विकास पे कर रही है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ हो गया, नहीं हुआ, ऊपर के 3-4 लिख लेंगे, ऊपर के 3-4 जिसमें सबसे पैसा सरकार शिक्षा पे कर रही है, उसके बाद स्वास्थ्य पे कर रही है सरकार खर्च, उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग पे कर रही है सरकार खर्च, जो टॉप 3 है। और सबसे कम खर्च कर रही है सरकार किस पे, कृषि विभाग पे, मतलब सबसे कम नहीं है, 3600 करोड़ है, 1.29%, और उससे भी कम खेल पे, इसीलिए बिहार से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं खेल में, प्रमोट ही नहीं कर पा रही है सरकार, कहाँ से लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया सबका। अब देखिए यहाँ पे बात करिए कि विभिन्न मदों पे या विभिन्न विभागों पर खर्च, सरकार अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रही है। तो सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के शिक्षा विभाग पे, शिक्षा विभाग, उसके बाद सरकार खर्च कर रही है स्वास्थ्य विभाग पे, स्वास्थ्य विभाग पे, उसके बाद सरकार खर्च कर रही है ग्रामीण विकास पे, ग्रामीण विकास पे, हाँ रूरल डेवलपमेंट पे सरकार खर्च कर रही है। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए कि सरकार अगर शिक्षा विभाग पर सदर पैसे कहाँ पे खर्च करिए कितना, तो कर रही है लगभग 52,639 करोड़। अगर परसेंटेज में बात किया जाए, टोटल परसेंटेज में, तो 18.89%। अब कहेंगे 18.9 भी दे सकता है तो सही हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखेंगे 14,932 करोड़ रुपये सरकार यहाँ पे खर्च कर रही है, किस में, स्वास्थ्य विभाग पे, लगभग 5.36%, ठीक है ना। ग्रामीण विकास सरकार खर्च करिए 14,296 करोड़, ठीक है ना। ये भी लगभग 5% के आसपास में है, तो 5.13%। अब देखिए जहाँ पे 5% है ना, सवाल वहाँ पे पूछ सकता है वो, क्योंकि 5 यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी है, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पे। तो ध्यान देना है कि पहले ठीक रहेगा बीमारी, उसके बाद ग्रामीण विकास होगा, पहले लोग ठीक रहेंगे उसके बाद। इस तरह से याद, जैसे भी याद करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सरकार मतलब अगर सवाल पूछ दे कि बजट 2024-25 के में राज्य के राजकोषीय घाटे का कितना प्रतिशत रखा गया है, मतलब टारगेट कितना रखा गया है, तो टारगेट रखा गया है 2.98%। कोई दिक्कत, यानी अगर पूछे कि टोटल जो बिहार का GSDP है, यानी टोटल बिहार का GDP जो है, उसका कितना प्रतिशत फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है, तो नहीं 2.98 जो टारगेट रखा गया, प्रतिशत रखा गया है, ठीक है ना, वही बात हुआ, टारगेट रखने का मतलब वही हुआ 2.98%। अब समझिएगा यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को अगर यहाँ पे बात करेगा टोटल अमाउंट के बारे में, टोटल अमाउंट के बारे में अगर बात करेगा तो है 9.76 लाख करोड़, 9.76 लाख करोड़ होने का अनुमान है, यानी टारगेट मतलब होने का अनुमान है, आगे है होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जो अभी वर्तमान में 2.98% है, उसमें 29,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। अब सही दो बातें यहाँ मैं बता रहा हूँ, उसको समझना है। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि वर्तमान मूल्य के आधार पर, करेंट प्राइस के आधार पे जो टोटल रखने का प्रयास रखा गया, वो रखा गया है 9.67 लाख करोड़ करेंट प्राइस पे। ये अमाउंट में बता रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना। अगर परसेंटेज में पूछेगा ये तो 2.98% टोटल GSDP का 2.98%। कोई दिक्कत, आगे हम लोग लिखेंगे। अगर यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर यह केंद्र सरकार जो निर्धारित
ऋण अधिसीमा कितना रखा गया है, तो 3.5% से कम होनी चाहिए। सरकार जो टारगेट रखी है केंद्र सरकार राज्यों के लिए 3.5%, उससे कम होनी चाहिए किसी भी राज्य का। ये भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है कि इतना से अगर किसी भी राज्य का जीएसडीपी फिजिकल डेफिसिट इतना कम है तो सही माना जाएगा उसके लिए। लेकिन दो बात इसमें टारगेट हम लोग याद नहीं करना, क्योंकि देखिए टारगेट बहुत सारा है, कॉन्सेप्ट अलग अलग चीज़ है। जैसे मान के चलिए मैं कैड के बारे में बात करूँ, करेंट अकाउंट डेफिसिट, यहाँ मैंने बताया था आप लोग करेंट अकाउंट डेफिसिट में कि अलग अलग यहाँ पे टारगेट रखा गया था। इसी रंगराजन समिति 1993 में उन्होंने बोला कि भाई 2% रहना चाहिए। राज्य सरकार जो केंद्र सरकार और तथा आरबीआई वो बोले कि भाई अगर 3% तक भी रहे तो हम लोग झेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाईबी रेड्डी समिति यही बोले कि नहीं 0% होना चाहिए। तो ये समिति का अलग अलग रिपोर्ट है, इससे हम लोग बात नहीं करेंगे। समिति अपने रिपोर्ट अलग अलग यहाँ पे सौंप रही है, कोई दिक्कत समझने में? मतलब पैसा में 29,000 करोड़ रखा गया है, 29,000 करोड़। और वो बात मैं करूँ कि वर्तमान मूल्यों पर बिहार का सकल घरेलू राज्य उत्पाद इतना लाख करोड़ होने का अनुमान है, स्थिर मूल्यों पर। हाँ जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पर। लेकिन टारगेट अगर पूछा जाए परसेंटेज में हमने पैसा में, तो 29,000 करोड़ रुपया। देखिए यहाँ पे थोड़ा जीएसडीपी से हटाना पड़े। जीएसडीपी का मतलब हुआ कि उस राज्य का जीडीपी है, समझ में ना, उस राज्य का। मान लीजिए कि बिहार का जीडीपी टोटल 100 रुपया है, तो इसमें बात कर रहा है कि इसका कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, तो यहाँ पर है 2.98%। ठीक है ना। अगर बात कर रहा है कि भाई इस टोटल जीडीपी में कितना अगर इतना जो परसेंटेज आया है इसका अगर अमाउंट में ट्रांसफर किया कितना हो गया, तो यहाँ बात कर रहा है 29,000 करोड़। 29,000 करोड़, ये दो बात यहाँ मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत? यही बात मैं बता रहा हूँ सिंपल, तो लिखेंगे उसके बारे में। ज़्यादा कंफ्यूज होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या दिक्कत है बताइए? अरे तो बताइए कुछ तो। अरे भाई तो वहीं कंफ्यूजन बताइए, तब तो पता चलेगा क्या पढ़े हैं। तो डाटा हो रहा है तो सामने वाले क्यों? ये टारगेट आप बता रहे हैं, आप टारगेट बताने की इतना से अब मैं बोल लूँ, सुन लीजिए। यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं आपका ही बात सही है। ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना अपना एक रखी कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये रखा गया है। उससे ज़्यादा कम हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताया गया कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप वो बोल रहे हैं। वही तो मैं बोलूँगा 3.5% केंद्र सरकार डिसाइड करके रखी है कि इससे ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा एक्सटेंड कर रही है तब राज्य के लिए खतरा है। तो वही तो मैं बताया जा रहा है कि अभी बिहार का 2.98% रखा गया है राजकोषीय घाटा अनुमान, जिसका अगर अमाउंट में ट्रांसफर किया जाए तो 29,000 करोड़ रुपया आ रहा है। यही बात मैं भी बोल रहा हूँ, तो लिखेंगे इसमें। इतना कन्फ्यूजन क्यों? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। और सॉल्यूशन मिला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तो एक समय था बीपीएससी में, आज से 2-3 साल पहले, मतलब 68 से अगर हटा दिए पीछे ना, नहीं 68 से पीछे, मैंने 67 से पीछे मान लीजिए, 67 से थोड़ा घुमा रहा है क्वेश्चन को। उससे पहले पटना में 2 कोचिंग ऐसे हैं, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट स्टेज में क्वेश्चन नहीं देते थे बच्चों को, वो लोग केवल आंसर देते थे। महात्मा गांधी 1942, जगदीशपुर वाले क्या नाम उनका, वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना, चाहे मतलब आंसर की अगर कुछ भी सवाल पूछे आंसर उसमें रहे तो आंसर नहीं होगा। अच्छा दूसरा बात, उन लोगों का ट्रिक चलता भी था, और बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो उधर ही पीटी पास किए उधर रह गए, क्योंकि उसके बाद तो पैटर्न चेंज हो गया। तब तो अब तो महात्मा गांधी रटने से काम चलेगा नहीं। आपको ये भी याद रखना कि महात्मा गांधी जब आए थे 1942, तो आपको केवल 1942 में करो मोरो का नारा और ये सब से काम नहीं चलेगा। आपको उसका उद्देश्य पता होगा, उसको कारण पता होगा, उसका परिणाम पता होगा। अगर इतना पता है 3 चीज़, तब जाकर आप क्वेश्चन कोई भी हैंडल कर पाएंगे। आज के ज़माने में जो सवाल का जो पैटर्न और जो पिछला सवाल जो पूछा है और जो
बोला है 4 दिन पहले जो उसका अध्यक्ष, इससे अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं क्या पूछेगा, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है जो भी पूछेगा हम लोग पढ़ के जाएंगे तो हम लोग हैंडल कर सकते हैं एग्जाम में, इतना तो अनुमान है, इतना तो कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब मान लीजिए कि क्रिप्स मिशन भारत आया, तो क्रिप्स मिशन आने के बाद भारत में क्या चेंजेज हुआ, उन लोगों के माइंडसेट में क्या चेंजेज हुआ कि भाई क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन का तो हम लोग लगातार डिमांड करे थे संविधान सभा बनाने का, लेकिन 42 में आया तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर ये पूछे तो मुख्य उद्देश्य एक ही है, सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों को सपोर्ट, जो पहले मुस्लिम उसका बैकवर्ड गरीब नहीं, मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, समझ में रहे ना। उसके बाद 4 साल बाद भेजा गया इसको, उसी में सी राजगोपालाचारी जो सी आर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, इस सारा चीज़, तो चीज़ें हैं कि हौज पोच वाला मामला है ना। 42 में 2-3 घटना हो गई, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, सी आर राजगोपालाचारी फॉर्मूला, फिर अब उनका जो क्या नाम था मुस्लिम जो पाकिस्तान के थे बहुत फेमस, जीना का 14 सूत्रीय मांग, वो तो फार्मूला आया था। लियाकत के बाद फिर अपना उन्होंने रख दिया, फिर गांधी जी ने रख दिया, बहुत सारा ड्रामा हुआ ना, समझा रहा है। ये हौच पौच है। तो हिस्ट्री याद करने सबसे आसान तरीका है कि सीक्वेंस में याद कीजिए। हाँ, क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। क्वेश्चन टफ आएगा, सबके लिए टफ होगा, इतना मानकर चलिएगा। इतना आसान नहीं होगा कि हाँ हम लोग के लिए टफ हो जाएगा और लोग के लिए आसान हो जाएगा। हम होशियार थोड़े कोई होगा इधर, हम ही लोग हैं ना। बस इससे खुश रहना इतना सोच के हाँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पहले सोच ले अरे यार हमसे भी ज़्यादा पढ़ने वाला है, तो आते हुए क्वेश्चन गलत मार देंगे, इधर आएंगे। इसे सोच में मत कीजिए। टोटल जीएसडीपी का कितना 2.98%। क्या राजकोषीय घाटा, टोटल जीएसटी का राजकोषीय घाटा अगर अमाउंट में पूछे तो 52,000 है कि 29,000? 29,000 है ना। वाह, 29,000 करोड़ आप ही का होगा इस बार। 29,000 करोड़ तो ठीक है ना। नहीं, जो भी तैयारी करना है अच्छे से तैयारी करना है, जो होगा सो देखा जाए, उतना टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल, अगर ऐसे सवाल एक और पूछ दे कि 24-25 में बिहार सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना रखा है, ग्रोथ रेट का, तो बिहार सरकार जो टोटल जीएसडीपी का टोटल जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कितना रखा है टारगेट। ग्रोथ रेट कौन बताएगा? बहुत आसान है, 15.5%। ठीक है ना, कितना 15.5% एक टारगेट रखा गया है, सबसे एक टारगेट रखा गया है, एक टारगेट रखा गया है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे और आगे चीज़ों को समझना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे 2000। अब देखिए ये जीएसडीपी जहाँ भी आएगा समझना है, अगर ग्रोथ रेट के बारे में बात होगी तो हमेशा 2 आधार पे हम लोग बात करेंगे, रियल और करेंट प्राइस पे। ठीक है ना। तो बात करेंगे अगर बेस प्राइस पे बात किया जाए 2011-12 बेस प्राइस पे, तो उसका जो उसमें जो कितनी वृद्धि हुई है, तो 10.64% की वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों पर, या बेस प्राइस, उसको बेस ईयर मान सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। और अगर हम लोग अभी मार्केट प्राइस के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो 7.24%। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। और दूसरा बात, ये सबसे जरूरी बात है कि बिहार जो है पूरे भारत में टॉप पे है ग्रोथ रेट के मामले में, और हम लोग के बाद अगर कोई है तो असम है, यानी असम जो है, असम हम लोग के बाद है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो असम के बाद यानी बिहार, असम और नई दिल्ली, 3 कॉन्जिक्यूटिव राज्य है जो विकास दर में सबसे ज़्यादा इन लोगों का विकास दर रिकॉर्ड किया गया है। कोई दिक्कत समझने में? तो लिखेंगे
यहाँ पे लिखेंगे बात, बोल रहा है कि आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर वित्त वर्ष यानी फाइनेंस ईयर 2022-23 में जीएसडीपी में 10.64% की वृद्धि हुई है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? 10.64% वृद्धि हुई है। अच्छा, ये कौन समझाएगा क्या बोल रहा है? ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इसमें क्या बोला है वो? हाँ, ये बात कर रहा है रियल जीडीपी पे कि बेस प्राइस का मतलब है कि 2011-12 से अगर तुलना करेंगे हम लोग 2011-12 से और आज तक ठीक तुलना करेंगे तो बिहार सबसे टॉप पे है विकास दर के मामले में, ठीक है ना। विकास दर के मामले में सर टॉप पे है, लगभग 10.5% वृद्धि की है विकास दर। यानी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सिंपल और बात करें रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी का मतलब ही होता है क्या? बेस प्राइस पे, बेस प्राइस पे। और सबको पता है कि बिहार का बेस प्राइस क्या है? बेस ईयर है, यहाँ पे प्राइस नहीं ईयर बात करें 2011-12 है और आज कितना है? 2022-23 लाया गया है। और इस दौरान के बारे में हम लोग बात करेंगे तो जो ग्रोथ रेट है बिहार का ग्रोथ रेट वो कितना है? 10.64% एक ग्रोथ रेट है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, समझेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर सिंपल बात करें, अगर यहाँ पर बात करें कि 2022-23 में देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, देश का जीडीपी देश का वृद्धि दर कितनी रही है? यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत का तुलनात्मक रूप से अगर बात किया जाए तो भारत का जो अगर बात करें तो 7.2% रही है। उसी के आधार पे बिहार में इतना रही है, यानी टोटल नेशनल से हम लोग लगभग 3% ज़्यादा है, 3% भी ज़्यादा है, लगभग 3.5% के आसपास में है। कोई दिक्कत समझने में? तो अगर पूछे कि भारत का विकास दर कितना रहा है तो 7.24। अब देखिए फिर समझिएगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग अपना निर्धारित करके रखती है विकास दर, समझ में रहे ना। ये समझना है पहले। ये बात करिए केंद्र सरकार का, ठीक है ना। ये बात करिए केंद्र सरकार, क्या डाउट है? किसका? हाँ, तो वहाँ पे मैंने निकाली, मैंने क्या लिखवाया था उसमें, पूरा सेंटेंस पढ़िए। हाँ, 2023-24। हाँ, यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे अनुमान लगाया गया कि भाई पिछले साल से इतना हम लोग का अनुमान है, इतना चल रहा है, इतना होना चाहिए, उतना एक्चुअल हुआ नहीं है। ये बात कर रहा है 22-23 का, मैं लिखवाया हूँ 23-24। देखिएगा वहाँ पे जो मैं लिखवाया हूँ, इसलिए मैं बोला इसे रुका हूँ कि पूछा हूँ कि क्यों नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ 22-23 का बता रहा हूँ, क्योंकि सर्वे हम लोग पढ़ रहे हैं 22-23 का बिहार का, सॉरी बजट पढ़ रहे हैं 23-24 का। तो यहाँ में बात कर रहे हैं कि 22-23 का जो विकास दर था उस आधार पे देखिए पता कैसे चले ग्रोथ रेट कितना है कि नहीं है? सर्वे से पता चल पाता है ना कि एक साल पीछे कि भाई अनुमान इतना रखे थे, हम लोग कितना पहुंच पाए हैं। तो उसके आधार पे बिहार का जो भारत का है 8.2 है 24-25 को लेकर। ये 22-23 के बारे में बात कर रहा है कि अभी इतना था, इससे बढ़ा है। भारत भी तो बढ़ रहा है ना, लेकिन भारत कम रेट से बढ़ रहा है, बिहार ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है। अब कैसे बढ़ रहा है उतना हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बढ़ तो रहा है, बस इतना याद कर लेना हम लोग को। कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे हम लोग इसी में कि इसके बाद यानी इस आधार पर देखा जाए तो फर्स्ट रैंक पर कौन है? फर्स्ट रैंक पे बिहार है। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे असम है, और थर्ड पे कौन है? थर्ड पे कौन है? दिल्ली। हाँ, दिल्ली ये थर्ड पे है, ठीक है ना। पोल्यूशन सबसे आगे है, ये तो है। तो आ गए हैं मेरे दोस्त, समझे। दिल्ली हम लोग पढ़ाते थे साथ में, अभी उजान का इसमें पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे वो पढ़ाते हैं अलग सब्जेक्ट जो यहाँ पे आप लोगों का हो गया है।
ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी। तो अगर इन पे बात कर लूँगा, अगर अगले बार अगर सर को लगेगा, मतलब आए हैं अभी ऐसे रहने घूमने फिरने, तो उनको पता है कि मैं रह रहा हूँ पटना में, तो कल रात में फ़ोन किए थे कि आओ थोड़ा इधर कुछ माहौल बने। हम लोग बनेगा जरूर ठीक है ना। तो आसाम पे जो है वो है 10.2%, और जो दिल्ली है उसका जो रेट है बहुत कम नहीं है, लगभग 9.2%। ये है इतना, जल्दी लिखेंगे, थोड़ा फास्ट जाना है। मुझे लगा याद नहीं आ रहा होगा उसको, तो मैं छोड़ दिया। अगर स्थिर मूल्यों पर बात करेंगे, स्थिर मूल्यों पर, ठीक है ना, किसका इंटरव्यू हो रहा है, कहाँ? अरे एक दिन मैं भी इंटरव्यू में बैठ गया अभी वहाँ पे, जहाँ पे भी जाता हूँ मैं। हाँ, एसडीएम नहीं तो और लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। मैं पूछूँ क्या, मुझे इकोनॉमी, हम लोग इकोनॉमी से पूछ देता हूँ। 3-4 सवाल बताए, एक भी ढंग से नहीं बता पाई। एक लड़की आई थी, मैं बोला कि भाई, अब टेंशन में आ गई सर, हम लोग अरे ये सब सवाल नहीं पूछा जाता, ये तो मैं ऐसे ही पूछ दिया हूँ, टेंशन नहीं लेना है एक तो मैंने, देखिए आपको बहुत जानकारी है, जब बोला कि आइए इंटरव्यू के लिए ना, तो एक अलग प्रेशर रहता है। वो लड़की सिलेक्टेड है, एएसओ है वो, दिल्ली, सॉरी दिल्ली बोल रहा हूँ, पटना हाई कोर्ट में, ठीक है ना, सिलेक्टेड है वो। उसके बाद भी उसको कंफ्यूज हो गया बैठ कर बताने में। अब मेरे ही ज़िला की थी वो, तो मैं देखा जो मेरा अपना ज़िला, मैं थोड़ा पूछ ही लेता हूँ। तो मैं बैठा तो पूछा 3-4 सवाल, आसान सवाल पूछा था मैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा। हम बोले कि वो मेथड ऑफ टैक्सेशन क्या है, तो सर वो प्रोग्रेसिव, सर मतलब अरे टेंशन नहीं लेना, नहीं पूछते कैसे, ये सब नहीं पूछता है पहले माने डिमोलाइज हो गई तो दिक्कत हो जाएगा ना, बहुत प्रेशर होता है वो सब। फिर मैंने पूछा आसान, चलिए अपने ज़िला के बारे में बताइए, 5-7 क्या क्या फीचर्स है ज़िला में, अपनी क्या क्या विशेषताएं, दनादन बताने लगी। मुझे उसको एक और एक बीच में दागना पड़ेगा लग रहा है फिर मैंने पूछ दिया एक क्वेश्चन, फिर लगी हम लोग कोई बात नहीं फिर पूछा मैं, अच्छा इससे हल्के जैसे पूछता था ना, सारा सवाल बताते थे। हम लोग रुको थोड़ा इकोनॉमिक्स में ही लाओ, इनको इधर उधर जाने नहीं दूंगा, अब नहीं जाने दूंगा मैं इंटरव्यू में बैठना, सब किसी को नहीं बैठना चाहिए, पहली बात है। जैसे अब वहाँ पे लोग बोल दिया बैठ जाइए सर, वो नहीं आए थे अभिजीत सर जो थे, उनके जो मालिक हैं, सिलेक्टेड हैं बीपीएससी में, तो मैंने बैठे, लेकिन मैं चाहता नहीं कि बैठें। देखिए दिक्कत है कि हम लोग अपने हिसाब से सवाल पूछेंगे ना, जो लगातार ले रहे हैं उसको पता रहता है ये क्या क्या पूछा जाता है अंदर। हम लोग मान लें कि हम लोग दिए हैं और कोई लगातार ले रहा है, उसमें अंतर होता है। तो वो जो जैसे माने यहाँ पे जो सर लोग लेते हैं, उन लोगों को ज़्यादा अनुभव है सब लेने का, और हम लोग को नहीं, हम लोग पूछ देंगे उल्टा पुल्टा, आदमी हो जाएगा डिप्रेस्ड, अरे यार ये कहाँ से पूछ दिया ये ईगो का ही बात होता है कि तुम कैसे बता दिए, रुको इस बार, ठीक है ना। तो अब तो देखा कि अपने, मैंने बोली कि सर मैं इकोनॉमिक्स के लिए क्या तैयार करूँ, हम लोग कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बजट सर्वे देख लीजिएगा, इतना सा काम चल जाएगा, दूसरा क्या देखिएगा, अभी देखेंगे दिक्कत हो जाएगी देखने का। अब तो डेट भी दे दिया, डेट दे दिया, देखिए अब 1-1.5-2 महीने बाद अब नया ऑफिसर्स मिलेंगे बिहार को, है कि नहीं। हम लोग वहीं अभी बजट सर्वे कर रहे हैं, देखते हैं इस बार हम लोग भी कुछ हो जाए। लिखेंगे इसमें राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है, ये सब बता दूंगी, देख लेंगे आप लोग। हाँ देख लीजिएगा, हाँ देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। रुकिए थोड़ा और देख ले, कुछ और भी है क्या। हाँ ये लिखिए, लिखेंगे तो बिहार सर, नहीं ये बिहार में है ही नहीं, रहता तो मैं एकदम बताता, भारत में रहता तो एकदम छोड़ा हूँ, एक पॉइंट मैंने बताया है, बिहार में बता ही नहीं, अभी तो बता, वहीं तो बता रहा हूँ, लिखिए ना पहले। बिहार सरकार के 7 निश्चय जो योजना है सरकार की, 7 निश्चय 2, उसके लिए सरकार ने 5040 करोड़ बजट आवंटन किया है, यानी 5040 करोड़ आवंटन किया है। यानी सिंपल अगर यहाँ पे बोला जाए, अगर यहाँ पे सिंपल बोला जाए
तो बिहार सरकार के जो 7 निश्चय योजना है, जो 7 निश्चय जो योजना है, 7 निश्चय योजना 2, इसके लिए सरकार ने कितना किया है? 5040 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, रुपये का आवंटन किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है ना। 7 निश्चय 1 और 2 दोनों देख कर जाएंगे, दोनों में बहुत अंतर है, सीक्वेंस में याद करके जाएंगे थोड़ा चीज़ों को लेके। ठीक है ना। 13 हम लोग का पूरा बिहार का बजट। ठीक है, इतना से काम चल जाएगा बिहार के बजट में। कुछ है तो कुछ और भी आप लोग हिसाब से देख लेंगे। बिहार भारत का सर्वे जो है उसको हम लोग अगर टाइम मिल जाएगा तो एक आध दिन सप्ताह, देखिए एग्जाम से एक आध सप्ताह 10 दिन पहले, ठीक है ना, 10 दिन 15 दिन पहले एक बार मैं आऊँगा, जितना डाटा वाला मामला होगा कुछ कलेक्ट करके लाऊंगा। तो 15-20 दिन का मतलब कि दीपावली के बाद तो 10 दीपावली के बीच में आ जाऊंगा। एक आध दिन, एक दिन आऊँगा तो आपको पहले बता दिया जाएगा। उस दिन जितना डाटा कलेक्ट करके रखूँगा उसको ला कर आऊँगा और यहाँ पे लिखवा दिया जाएगा। अब बताइए क्या किया जाए, अब क्या करना है।